नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी चंपा का कर्ज। पेड़ की ऊंची डाल से चिपकी चंपा नीचे का कोलाहल देख सुन भय से कांप रही थी। पीठ पर बंधा पप्पू न जाने कब शोर से जाग जाए। लालटेन लिए सेठ के आदमी उसकी खोज कर रहे थे। यहां भी नहीं है, क्या जमीन लील गई? हरखू कह रहा था। उधर मैदान का चप्पा चप्पा छान मारा, कहाँ गई? रामलाल झुंझला उठा था। भागने को यही सर्दी का मौसम मिला था साली को। ठंड से हाथ पांव सुन्न हो गए। केहर सिंह के क्रोधित स्वर पर चंपा को कपकपी आ गई थी। मेरी मानो वहीं कहीं खेत में छिपी बैठी होगी। बच्चे के साथ इतनी दूर भाग कर आना आसान बात नहीं है। हरकू थक सा गया था। ना मिलने पर सेठ हमारी खाल उधेड़ देगा। पूरा जल्लाद है साला। रामलाल ने घृणा से जमीन पर पिच से थूक दिया था। तीनों वापस लौट चले थे। उस सर्दी में भी चंपा के माथे पर पसीना चुहचुहा आया था। तीनों के दूर चले जाने का आभास पा चंपा ने पेड़ से नीचे उतरना शुरू किया था। चढ़ते समय उसे पता भी न लगा उतनी ऊंचाई पर वह कैसे पहुंच गई थी। उस समय तो पीछे से आती आवाजें और पग चापों से बच पाने का यही एक तरीका सूझ पड़ा था। पांव तले धरती का ठोस स्पर्श होते ही चंपा के सामने सच उजागर हो आया था। खाली हाथ तीनों के वापस पहुंचने को क्या सेठ आसानी से स्वीकार कर सकेगा? तुरंत और 10 आदमी दौड़ाए जाएंगे। उससे पहले चंपा को स्टेशन पहुंच जाना है। पीठ पर चिपके पप्पू को धोती से और कस के बांध चंपा दौड़ पड़ी थी। स्टेशन तक की दूरी तय करती चंपा हाफ उठी थी। सामने आती रोशनी देख स्टेशन पहुंचने का भान हो आया था। जन शून्य स्टेशन देख चंपा आश्वस्त सी हो उठी थी। गले के नीचे नल का ठंडा पानी उतरते ही चंपा फिर डर से कांप उठी थी। तभी लाइनमैन ने घंटी बजा गाड़ी आने की सूचना दी थी। गाड़ी रुकते ही सामने आए डिब्बे में चंपा चढ़ गई थी। भगवान की कृपा, कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल तभी कोई नीचे उतरा था। बदहवास चंपा सिर तक आंचल खींच गठरी सी बन खुले अपार्टमेंट में नीचे ही बैठ गई थी। सांस घौकनी सी चल रही थी। बहते आंसू पोंछने की भी उसे सुध नहीं रह गई थी। वहां नीचे क्यों बैठी हो? आओ यहां बैठ जाओ। उस मिश्री से बोल पर चंपा ने सिर उठा ताका था। सामने की बर्थ पर बैठी स्त्री उसे स्नेह से निहार रही थी। चंपा के अचकचाए मुंह को देख उसने फिर साहस दिया था। क्या बात है, क्या घर से झगड़ा करके आई हो? चंपा बस नौ में सिर भर हिला सकी थी। स्त्री के साथ वाला नीचे उतरा पुरुष भीतर आ गया था। क्या गजब की सर्दी पड़ रही है। हाथ पांव सुन्न होने लग रहे हैं। सोचा था शायद गर्म चाय का एक कप मिल जाए, पर यहाँ तो जैसे कोई रहता ही नहीं। स्टेशन पर कितना सन्नाटा है अरविंद। क्या रात में कोई सफर ही नहीं करता? स्त्री ने पुरुष से प्रश्न किया था। आजकल छोटे गांव के स्टेशनों पर सुबह भीड़ होती है। काम के लिए शहर जाना होता है। रात में तो हम जैसे परदेसी ही सफर की हिम्मत रखते हैं। सच क्या से क्या हो गया, अपने ही घर में हम इतना डरते हैं। हु इज दिस वुमन? कहीं जा रही हो बहन? अरविंद ने चंपा की ओर देख पूछा था। चंपा अपने आप में और सिमट गई थी। डरो नहीं, हमें सब बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आओ यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, फर्श ठंडा होगा। चंपा को एक तरह जबरन ही पूर्णिमा उठा सकी थी। पीठ पर बंधा पप्पू कुलमला उठा था। रोते बच्चे को पीठ से खोल चंपा ने गोद में ले लिया था। बच्चा रोता ही जा रहा था। हे भगवान, इस सर्दी में बच्चे को कोई ऊनी कपड़ा भी नहीं पहनाया। ठंड लग गई तो? बात पूरी करती पूर्णिमा की दृष्टि चंपा के जर्द पड़े चेहरे पर पड़ी थी। अरविंद, वी हैव टू डू समथिंग। आई थिंक शी इज इन टेरिबल ट्रबल। अरविंद, हमें कुछ करना होगा, लगता है यह बहुत मुश्किल में है। अगले स्टेशन पर देखूंगा, शायद गर्म चाय मिल सके। इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास में चलना ही गलती थी हमारी। चंपा को एक चादर देती पूर्णिमा ने दिलासा सा दिया था। यह चादर उड़ा दो, बहुत सर्दी है, बच्चा ठंडक खा जाएगा। नहीं, रहने दे। बस इतना कहती चंपा की आंखों से आंसुओं की धार बह चली थी। अरे रे, ये क्या? बच्चे की जान से क्या ये चादर बड़ी है? जबरदस्ती चंपा के चारों ओर पूर्णिमा ने वह मोटा बेड कवर लपेट दिया था। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही अरविंद उतरने को तत्पर था। इस स्टेशन पर अपेक्षाकृत जीवन के कुछ लक्षण परिलक्षित थे। उतरते अरविंद के हाथ में
पूर्णिमा ने फ्लास्क थमा दिया था। देखो, अगर दूध मिल जाए तो लेते आना, बच्चा न जाने कब से भूखा है। पूर्णिमा के स्वर में मातृत्व छलक आया था। पूर्णिमा को 2 कप चाय पकड़ाते अरविंद ने सूचित किया था, ट्रेन यहाँ 5-7 मिनट रुकेगी, देखता हूँ शायद दूध मिल ही जाए। लो चाय पी लो, तबीयत संभलेगी। तुम्हारा नाम क्या है? चंपा। वाह, बड़ा प्यारा नाम है। कुछ पढ़ी लिखी हो चंपा? 7 क्लास तक पढ़ी हूँ दीदी जी। इस समय कहाँ से आ रही हो? चंपा के चेहरे पर आतंक छा गया था। निरुत्तरित चंपा को साहस देती पूर्णिमा ने फिर कहा था, डरो नहीं चंपा, मुझे दीदी कहा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे रहते तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। अपनी पूरी बात मुझे बताओगी चंपा? क्या बताऊं दीदी, मर जाती तो अच्छा था, पर इस बच्चे का मुंह देख जीना पड़ रहा है। ये लो, थोड़ा दूध ले आया हूं, बच्चे को दे दो। पूर्णिमा को फ्लास्क थमाते अरविंद ने कहा था, लो चंपा, बच्चे को दूध पिला दो। आप कितनी अच्छी हैं दीदी जी, आपका एहसान कैसे चुका सकूंगी। एहसान कैसा चंपा, मुसीबत में दूसरों की सहायता करना इंसान का फर्ज होता है। पप्पू दूध गटगट पी गया था। दूध पीते ही जैसे वह शक्ति पा गया था। चंचल आंखों से इधर उधर ताकते पप्पू को पूर्णिमा प्यार से निहार रही थी। इसका बाप कहाँ है चंपा? यह गोरा चिट्टा बेटा तेरा ही है ना? कहीं से उड़ाकर तो नहीं ले आई? स्वर में परिहास खनक उठा था। यह मेरा बेटा है दीदी, सिर्फ मेरा। इसे मैंने जन्म दिया है बस। इसके बाप से इतनी लड़ाई कर डाली चंपा कि उसका नाम भी नहीं बताओगी? पूर्णिमा, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ, जरा ब्लैंकेट तो देना। पूर्णिमा से कंबल ले अरविंद ऊपर की बर्थ पर सोने चला गया था। फर्स्ट क्लास के उस कूपे में चंपा की उपस्थिति से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आ गई थी। पर आश्चर्य कि दोनों में से किसी ने भी इस बाधा के कारण रोष प्रकट नहीं किया था। अब बता चंपा, इसके बाप को कहाँ छोड़ाई है? अगर इस अभागे को बाप का नाम मिल पाता तो 1000 दुख सहकर मैं वहां रह जाती दीदी। क्या मतलब? कैसे बताऊं दीदी, मैं भी औरत हूं, जानती हूं औरत किस तरह मजबूर की जाती है। मुझसे अपना दुख मत छिपा चंपा। लंबी कहानी है दीदी, पूरे 5 बरस बीत चुके हैं। शहर से 30 मील दूर झिंझर गांव में हमारा घर था। शराबी बाप ने हमारी कभी सुध नहीं ली। माँ किसी तरह लकड़ी पत्ते बटोर हाट में बेच हमारा पेट भरती रही। सबसे बड़ी मैं, और उसके पीछे 5 भाई बहनों की जमात, सबको एक ही बीमारी। बहुत भूख लगती थी हम सबको। 10 साल की उम्र से अम्मा का बोझ उठाने लगी थी। अम्मा के साथ लकड़ियां बीनना, घर में चूल्हा जलाना, भाई बहनों का पेट भरना, साथ ही पीठ पर कोई न कोई छोटा भाई बहन बंधा ही रहता। एक दिन नशे में धुत बाप के साथ एक जवान औरत आ खड़ी हुई थी। उस समय मेरी उम्र 13 साल रही होगी। बाप ने बीमार माँ को डपट कर आवाज दी थी, ए लक्ष्मणिया, कहाँ मर गई? मेहमान को चाय बना कर ला। कैसी चाह? कहाँ से लाऊं चाह? 4 दिनों से बीमार पड़ी हूँ। बच्चों के मुंह में दाना तक नहीं गया। जड़ पत्ते उबालकर पेट की भट्ठी भर रहे हैं। कौन है ये छेल छबीली? मुश्किल से माँ कह सकी थी। जबान लड़ाती है साली। निकल इस घर से, आज से इस घर में यह रहेगी। निकल अपने इन पिल्लों के साथ। बाप ने बीमार माँ को झटके से उठा खड़ा किया। हम सब रोने चिल्लाने लगे थे। अपना बाप राक्षस लग रहा था दीदी जी। जी चाहा था उस औरत का खून पी लूं। क्रोध में माँ ने उस औरत के केश पकड़ने की गलती भी कर डाली। उसके बाद बापू ने हमें वहां एक पल भी ठहरने नहीं दिया था। जानवरों सा खदेड़ दिया था हमें। घर के बाहर बैठना चाहा तो बाप ने माँ को जान से मार डालना चाहा था। भय से हम सब माँ से लिपट गए थे। हमारे बुरे दिनों की कहानी यहीं से शुरू हुई थी दीदी। उस रात पास के घर के बरौठे में बैठ रात काटी थी। गांव के सभी घरों में वैसी ही हालत थी। क्यों री लक्ष्मणिया, सुना तेरा आदमी दूसरी औरत ले आया है? माँ ने कपाल पर हाथ मारा था। छी छी, अब इन बच्चों का क्या करेगी? सिर के ऊपर छत भी न रही। हमार भाग ही खोटा रहा। भाग्य को दोष देने से पेट तो नहीं भर जाएगा, सिर पर छत तो नहीं पड़ जाएगी। कितने दिन जवान लड़की को ले बाहर पड़ी रहेगी लक्ष्मणिया? अब तुम ही राह दिखाओ भैया। ये बच्चे तुम्हारे ही हैं, इनकी रक्षा करो। अब तुमने भाई कहा है तो कुछ न कुछ करना ही होगा। ठेकेदार से बात कर देखता हूँ, उन्हें कुछ काम वाली लड़कियां शहर ले जानी है। तेरी चंपा के लिए बात कर देखता हूँ। तब तक ये 50 रुपए रख ले, काम आएंगे। तुम देवता हो मोहन भैया, पर चंपा तो अभी बच्ची है, उतनी दूर शहर में अकेली। अरे तुम घबराओ नहीं लक्ष्मी बहन, मैं तो साथ रहूंगा। फिर चंपा अब बच्ची नहीं, जवान समझदार लड़की है।
क्यों रे चंपा? मोहन की उस दृष्टि ने चंपा को संकुचित कर दिया था। 2 दिन बाद ही मोहन मिठाई का पैकेट ले आ खड़ा हुआ था। ये ले लक्ष्मणिया, बच्चों का मुंह मीठा करा। ठेकेदार मान गया, चंपा की नौकरी पक्की हो गई। माँ के साथ भाई बहनों के मुंह भी खिल उठे थे। पेट भर खाना न पाने वालों को मिठाई देखे तो युग बीत चुके थे। पर भैया, हमार चंपा को ध्यान रखना, बहुत भोली है हमार बिटिया। अरे तू फिक्र न कर लक्ष्मणिया, तेरी चंपा बड़े मजे में रहेगी। फिर तू घबराती काहे है? कोई अकेली तो जा नहीं रही है, गांव से और छोकरियां भी तो जा रही हैं। कितनी पगार मिलेगी भैया? माँ का स्वर करुण हो उठा था। अरे पगार की चिंता काहे करे है लक्ष्मणिया? क्यों चंपा, ठीक कहा ना? मोहन की घृष्ट मुस्कान पर चंपा ने सिर और झुका लिया था। जाने के पहले मोहन ने माँ के हाथ पर 50 रुपए और धरे थे। चंपा को कलेजे से लगा, माँ रो पड़ी थी। छोटा भाई तो उसका आंचल ही नहीं छोड़ रहा था। ट्रक चलते ही रोती चंपा भाई का नाम ले चीख उठी थी। लगा था सब कुछ हमेशा के लिए छूटा जा रहा है। मोहन ने चंपा के गालों पर प्यार से हाथ फिराते दिलासा दिया था। झूले में झूलेगी? चंपा के शरीर से सटकर मोहन बैठ गया था। जाने अनजाने उसके हाथ चंपा के अंगों का स्पर्श कर जाते थे। कहाँ जाती चंपा? ट्रक के उस कोने से तिल भर भी आगे बढ़ पाना असंभव था। 2 दिन 2 रात ट्रक में बैठे बैठे बदन अकड़ गया था दीदी। जानवरों की तरह हम हाके जा रहे थे। आखिर हमारा मुकाम आ पहुंचा था। मोहन चाचा ने गुहार लगाई थी, चलो चलो जल्दी नीचे उतरो लड़कियों, हमें यहीं रुकना है। एक दूसरे को ठेलते हम नीचे कूद पड़े थे। चारों ओर सरसों के पीले खेत, सामने मोटी धार से बहता पानी कितना लुभावना लगा था। चाचा ने आवाज दी थी, 10 मिनट में हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाना है, सेठ आने वाले हैं। उनको सब हाथ जोड़कर प्रणाम करना, समझी? नए वातावरण, खुली हवा में सांस लेते ही हम में नवजीवन आ गया था। मोहन चाचा एकदम मेरे पास आ बोला था, ए चंपा, तू इधर मेरे साथ आ। उन्हें उधर कुएं पर जाने दे। क्यों चाचा, मैं भी उनके साथ जाऊंगी? अरे पगली, उनका और तेरा क्या मुकाबला? तू तो रानी बनने के लिए ही ऐसा रूप और भाग्य लाई है। तू ही बता, तुझ जैसी रूपवती कदकाठी की कोई दूसरी लड़की है यहाँ? चाचा ने चंपा के गाल मसल दिए थे। छी चाचा, हमें यह सब अच्छा नहीं लगता। चंपा रोस्ट हो उठी थी। उस बड़े खेत के पीछे उतना बड़ा महल सा घर खड़ा था। चाचा मुझे वहीं ले गया था। घर का द्वार खटखटाते ही हरखू बाहर आया था। कहो मोहन भाई, बड़े दिन लगा दिए। सेठ बड़ी याद कर रहे थे। क्या करूं, अच्छा माल खोजने में तो समय लगता ही है। हीरा क्या आसानी से पड़ा मिल जाता है हरखू भाई? बात तो ठीक कह रहे हो मोहन सेठ। लाए तो तुम सचमुच हीरा ही हो। सच कहो, हीरा कुआरा है या? हरखू ने आंख भींच भद्दा सा इशारा किया था। सेठ के साथ ऐसी गलती की गुस्ताखी कर क्या जान से हाथ धोना है? एकदम नया ताजा माल लाया हूं। उन दोनों की बातों से चंपा का मन घबराने सा लगा था। मैं और लड़कियों के साथ जाऊंगी चाचा, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। तुमने तो माँ से यही कहा था चाचा। चंपा के बड़े बड़े नयन भर आए थे। अरे काहे घबरात है चंपा रानी, आ अंदर तो चल। कहा ना तू दूसरों से अलग है, तू रानी है, वे तेरी दासी हैं। चंपा का हाथ पकड़ उसे लगभग खींचता सा मोहन घर के अंदर ले गया था। कमरे का वैभव देख चंपा की आंखें फट रही थीं। एक नई साड़ी हाथ में थमा मोहन ने आदेश दिया था, सुन चंपा रानी, वो सामने नहान घर है, अंदर साबुन की बट्टी रखी है। नहा धोकर ये साड़ी पहन ले। ये साड़ी? हाँ हाँ, अरे यह सब तेरा ही है। एक क्या, सेठ जी 1000 साड़ियाँ पहनाएंगे तुझे, बस उनकी बात मानती जा। तेरी महतारी को भी ऐसी साड़ियाँ भेजेंगे हमारे सेठ। ब्लाउज तो है ही नहीं चाचा। अरे क्या गांव में तू ब्लाउज के साथ ही साड़ी बांधती थी चंपा? तेरा जैसा बदन क्या ढापने की चीज है? मोहन की घृणित हंसी से चंपा और सिकुड़ गई थी। जल्दी से नहान घर में घुस गई थी। नल खोलते ही सिर के ऊपर से पानी की बौछार ने उसे पूरा भिगो दिया था। सुगंधित साबुन की बट्टी से घिस घिस कर बदन रगड़ती चंपा गुनगुना उठी थी। साड़ी में अपने गठे शरीर को लपेट वह बाहर आई थी। सामने खड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले बलिष्ठ व्यक्ति को देख चंपा संकुचित हो उठी थी। चंपा के संकोच पर वह व्यक्ति मुस्कुरा उठा था। वाह मोहन सिंह, इस बार तुमने सचमुच चीज तलाशी है। खुश कर दूंगा। हुजूर की कृपा बनी रहे। ए चंपा, मालिक को हाथ जोड़कर प्रणाम कर। डरी सहमी चंपा ने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। चंपा के दोनों जुड़े हाथों को उस व्यक्ति ने पकड़ चूम लिया था। एक अजीब सिहरन सी दौड़ गई थी उसके बदन में। कुछ खाया पिया या नहीं? क्यों मोहन सिंह, इसे कुछ तरमाल नहीं दिया?
अभी तो पहुंचे हैं हुजूर, अब आपके राज्य में तरमाल ही खाएगी। सम्मिलित अट्टहास ने चंपा को डरा दिया था। मैं उनके पास जाऊंगी। किनके पास जाएगी? अरे हम जो कब से इंतजार कर रहे थे। हमें क्या अकेला छोड़ जाओगी चंपा रानी? उसके बाद की कहानी नहीं सुना सकती दीदी। हाथों में मुंह छिपा चंपा सिसक उठी थी। मैं समझ सकती हूँ बहन, तुम पर क्या गुजरी होगी। पूर्णिमा ने सांत्वनापूर्ण हाथ चंपा के मस्तक पर रखा था। न जाने कितनी बार रात दिन कुचली गई दीदी, पर मौत नहीं आई। बड़ा अभागा है यह पप्पू। बच्चे का मुंह देखकर भी वह नहीं पसीजा चंपा। बच्चा आ रहा है यह बात तो मैं भी नहीं जान सकी थी दीदी, वरना क्यों जन्म देती अभागे को। उसने तो डॉक्टर के पास इसे गिराने भेजा था दीदी। क्यों? उसे शक जो था ये बच्चा उसका नहीं। मुझे कितना कूटा था उसने। शराब की बोतल से सिर फोड़ दिया था। फिर तू कैसे बची चंपा? डॉक्टर ने कह दिया था बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा गिराने से माँ की मौत का खतरा था। उसी ने कानून का डर भी दिखाया था, इसलिए मेरी जान बच गई दीदी। पर बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को भी वह मार डालता दीदी। पर मैं पैरों पड़ गई थी। 1000 कस्में खाई थी, जो वह कहेगा करूंगी, पर इसकी जान बख्श दे। ओह, पर इस समय तू यहाँ कैसे आई चंपा? उस सेठ के घर टीवी लगा था दीदी। उसी से जाना कचहरी में जाने से मैं पप्पू का हक पा सकती हूँ। मेरी ही जैसी एक और की कहानी दिखाई थी टीवी पर। कहानी तो हर औरत की एक सी ही होती है चंपा, पर तू उस पहरे से कैसे भाग सकी? जब से टीवी पर वो कहानी देखी, सेठ को खुश करने की कोशिश करती रही। सेठ से जो पैसा मिलता उसे भी छिपाकर जमा करती गई। पर तूने भागने की क्यों सोची चंपा? बहुत सी लड़कियां इससे भी गई गुजरी जिंदगी बिता रही हैं। तू तो फिर भी सुरक्षित थी। सुरक्षित? कुछ ही दिन पहले सुना था वह सेठ मोहन सिंह से कह रहा था, यार मोहन सिंह, अब तो इस साली में कोई दमखम नहीं रहा। इसे भी वहीं पहुंचा दे और इसके पिल्ले को कहीं बेच बाच कर छुट्टी कर। बस हुजूर 2 महीने और ठहरे। इस बार ऐसा माल लाऊंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी। इसको भी श्यामाबाई के कोठे पर पहुंचाता जाऊंगा। उनकी बातों ने मेरी सोच को पक्का किया था। अपने बेटे को बाप का नाम दिलवा कर रहूंगी दीदी, भले ही मेरी जान चली जाए। कैसे कर पाएगी ये चंपा? क्यों नहीं कर सकूंगी? इतने दिन उनके बीच रहकर मैंने अपनी आँख कान खुले रखे हैं दीदी। टीवी से बहुत ज्ञान पाया है मैंने। मैं घर पहुंचते ही पुलिस में रपट लिखाऊंगी। चंपा का मुंह दृढ़ निश्चय से चमक उठा था। पुलिस तेरे साथ बदसलूकी भी तो कर सकती है चंपा। मैं अकेली थाने नहीं जाऊंगी, अपने कुटुंब कबीले के लोगों को साथ लेकर जाऊंगी। न्याय के लिए भूख हड़ताल करूंगी, पर बेटे को नाजायज नहीं कहलाने दूंगी। तो ठीक है, तू मेरे साथ चल, देखूं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए। पूर्णिमा के घर पहुंच चंपा जी गई थी। घुटने चलता पप्पू मानो घर के कोने कोने से परिचित हो रहा था। चंपा ने पूर्णिमा के घर के कामों को संभाल लिया था और पूर्णिमा ने उसके पप्पू का भार अपने ऊपर ले लिया था। पूर्णिमा उस नन्हे शिशु को ले इस कदर व्यस्त हो गई थी कि अरविंद को टोकना पड़ा था। देखो पूर्णिमा, तुम्हें इस लड़की के साथ सहानुभूति है, वहां तक तो ठीक है, पर तुम इसके बच्चे के मोह में बंध रही हो। यह ठीक नहीं। अंततः यह पराया खून है, कभी न कभी इसे यहाँ से चले ही जाना है ना। अगर हम इसे हमेशा के लिए यहाँ रख लें? मतलब? हम इस बच्चे को गोद ले लें अरविंद। उसके लिए उसकी माँ की सहमति चाहिए। वह मैं ले लूंगी। ओह अरविंद, कितना प्यारा है ये बच्चा। पप्पू को गोद में उठा पूर्णिमा ने चूम लिया था। उसी शाम बरामदे में बैठी पूर्णिमा ने चंपा से कहा था, तेरा बेटा इतना प्यारा है चंपा, इसे मुझे दे दे। वैसे भी यह तेरा बेटा तो लगता नहीं। आप ही का तो है दीदी जी। पप्पू पर दृष्टि जमाए चंपा ने उत्तर दिया था। ऐसे नहीं, इसे मैं सचमुच अपनाना चाहती हूँ। तू कह रही थी ना, इसे नाजायज औलाद नहीं कहलाना चाहती। मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ। इसे बाप का नाम मिल जाएगा। आपको पराये बच्चे की क्या जरूरत है दीदी जी? भगवान चाहेगा आपके आंगन में अपने बच्चे खेलेंगे। नहीं चंपा, मेरे अपने बच्चे कभी नहीं होंगे, इसलिए तुझसे तेरा बेटा मांग रही हूँ। देगी ना चंपा? नहीं नहीं दीदी जी, ऐसा न कहें। अपने बेटे के बिना मैं न जी सकूंगी। खिलौने से खेलते पप्पू को चंपा ने कसकर वक्ष से चिपटा लिया था। सोच ले चंपा, सेठ के पास पैसे की कमी नहीं है। तेरे हर आरोप को वह झुठला देगा। तेरा बच्चा उसका नाम कभी न पा सकेगा। मैं पप्पू के खून का टेस्ट कराऊंगी दीदी जी। बाप बेटे का रक्त एक होता है, तब तो उसे मानना ही होगा ना। मान ले यह सिद्ध भी हो गया कि यह उसका बेटा है, तब भी क्या वह उसे या तुझे अपने परिवार में जगह देगा? वह चरित्रहीन व्यक्ति है, क्या पता तुझे और इसे खत्म ही कर डाले। नहीं, ऐसा मत कहो, मत कहो। आपने तो वादा किया था मेरी मदद करेंगी।
इसी भरोसे मैं यहाँ पड़ी हूँ दीदी जी। रोती चंपा अपने कमरे की ओर भाग गई थी। पूर्णिमा उदास हो उठी थी। व्यर्थ ही चंपा का दिल दुखा बैठी। माँ की ममता भला पुत्र बिछोह सह सकेगी? अरविंद ने उसे सांत्वना देनी चाहिए थी। तुम इतनी परेशान क्यों हो पूर्णिमा? हमने डॉक्टर कुमार को लिखा है, वह जरूर कोई बच्चा हमारे लिए रखेंगे। पर मुझे इससे प्यार हो गया है अरविंद। वो भी बच्चा सिर्फ हमारा होगा, उससे हमें और भी ज्यादा प्यार होगा पूर्णिमा। तुम स्वार्थ में अपना उद्देश्य भूल रही हो। अब सो जाओ। सुबह सुबह पप्पू को पूर्णिमा के कमरे में छोड़ चंपा चाय बनाने जाती थी। नन्हे हाथों से पूर्णिमा के बाल खींचता पप्पू मुस्कुरा उठता था। जब तक पूर्णिमा जागती, चंपा चाय ले आया करती थी। देख चंपा, तेरा शरारती बेटा मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। दुश्मन है मेरा, शैतान कहीं का। छोड़ बाल। पप्पू की मुट्ठी से अपने बाल छुड़ा पूर्णिमा उसे गोद में उठा लेती थी। सूर्य की किरणें खिड़की से छनकर पूर्णिमा के मुख पर जैसे एक साथ आ पड़ी थीं। आंखें खोलती पूर्णिमा चौंक सी उठी थी। इतनी देर हो गई और चंपा ने उठाया भी नहीं। कहीं शाम की बात पर वह रुष्ट तो नहीं है? चंपा, पप्पू, अरे कहाँ हो तुम लोग? स्लीपर पहन किचन की ओर आती पूर्णिमा की दृष्टि चंपा के बंद कमरे पर पड़ी थी। कमरे का द्वार बाहर से बंद था। आशंका से पूर्णिमा शंकित हो उठी थी। घबराए स्वर में माली को आवाज दी थी, रामदीन, चंपा कहाँ है? वह तो भोर होते ही चली गई मालकिन। क्या? कहाँ गई? मुझे बताया भी नहीं। हमसे तो बोली आपको रातें खबर कर दी हैं। हाँ, ये कागज देने को बोल गई थी। रामदीन के हाथ से कागज छीन पूर्णिमा एक सांस में पड़ गई थी। दीदी जी, आपके बहुत एहसान है। अपनी जान भी आपके लिए दे सकती हूँ, पर पप्पू का कर्जा चुकाना है मुझे। मैंने कसम खाई है। कचहरी में सबके सामने इसके बाप से यह बात कहलवा के रहूंगी कि यह पाप की औलाद नहीं, उसका अपना खून है। जब से पप्पू का जन्म हुआ तब से दिमाग में यही बात घूमती रही। क्या बिना अपराध यह नाजायज औलाद कहलाएगा? सच कहिए दीदी, क्या यह बात आपके मन में कभी नहीं आई? जिन परिस्थितियों में मुझे रहना पड़ा, उसमें क्या पवित्रता की दुहाई दी जा सकती है? अपने बेटे के सामने मैं सिर उठाकर चलना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यह काम पूरा करना होगा। जिस दिन यह काम पूरा हो गया, पप्पू को आपकी गोद में सौंप दूंगी। यह मेरा वादा है। मेरा अपराध क्षमा करें, अभागिन चंपा। पूर्णिमा के हाथ से पत्र छूटकर नीचे लगे गुलाब की टहनियों में जा अटका था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी चंपा का कर्ज।